Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College Kota. We are taking subject Civil Procedure Code and in which we are taking topic Introduction and Applicability. इससे पहले हम एक लेक्चर देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट CPC का. आज हमारा सेकेंड लेक्चर है रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. Section 1 of Civil Procedure Code says that the code extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, the state of Nagaland and tribal areas. तो कोड जो है वो होल इंडिया पर एप्लीकेबल है, बट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ को छोड़कर पूरे भारत में जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है. When we talk about the state of Nagaland and the tribal areas, तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या किसी भी कंडीशन में नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पर एक्ट एप्लीकेबल, कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इसका एक एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफिकेशन दे रखा है कोड में ही इटसेल्फ दैट इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स इट देन द whole or part of the code can be applied in state of Nagaland or such tribal areas by issuing notification in the official gazette. Got it? अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सिविल प्रोसीजर कोड नागालैंड या ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई हो या कुछ जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हों, तो क्या करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को? नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गजट में देनी पड़ेगी. ठीक है. Later on, this code is applicable in the scheduled areas of state of Madras, Lakshadweep, the East Godavari, West Godavari and विशाखापट्टनम एजेंसीज, जो कि अब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश स्टेट में है. When we talk about the nature of this code, then we get to know about it that the code is exhaustive on the matters directly dealt by it, but it is comprehensive in other issues. It means the code is general procedural law. We know it that it is general procedural law. ठीक है. ये एग्जॉस्टिव सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर है जो कि कोड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. हम ये नहीं बोल सकते कि सिविल प्रोसीजर कोड हर मैटर से डील कर सकता है. नो. कुछ जो कि मैटर जो कि प्रोविजंस CPC में प्रोवाइडेड नहीं है और अदर सब्सटेंटिव लॉज में हैं, तो उस केस में कहीं कहीं कोड जो है वो साइलेंट है. सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए फ्रेमर्स ने क्या किया? The framers of the code provided inherent powers under section 151. और ये inherent powers क्या हैं? वो कोर्ट को गिवन है, हाई कोर्ट को, जो क्या कर सकती हैं अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती हैं कि कोर्ट रिमेन्स साइलेंट ऑन सम प्रोविजंस, तो inherent power is there to the हाई कोर्ट्स, जो वहाँ पर डिस्क्रिशनरी अपना डिसीजन उन प्रोविजन से रिलेटेड ले सकती है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंशन्ड इन सिविल प्रोसीजर कोड. तो कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं जो कि सेक्शन 151 में दे रखी हैं. जब ये 151 सेक्शन को हम मर्ज कर देते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, देन इट बिकम्स एग्जॉस्टिव इन नेचर. फिर कुछ रिमेनिंग नहीं बच जाता है, क्योंकि जो पार्ट कोड में नहीं था वो कहाँ से फुलफ़िल कर दिया गया है? सेक्शन 151 के थ्रू फुलफ़िल कर दिया गया है. दूसरा पार्ट, जब हम इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पर आते हैं कि कोड को हाउ इट विल बी इंटरप्रेटेड, जनरली सिचुएशन अराइजेस वेयर जनरल प्रोसीजरल लॉ जो है, अगर हम एक जनरल कंडीशन देखें तो प्रोसीजरल लॉ किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है. बट स्टिल if in any condition or event any conflict arises between civil procedure code and special law, then special law will prevail. We know it that the interpretation rule says that in case of general law and special law will always prevail. So the special law will prevail over the civil procedure
कोड। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे प्रोसीजरल लॉ और कोई स्पेशल लॉ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट we talk about the scheme of the code. We have discussed in earlier lecture also that this code is divided into two parts. First is the body of the code, which contains sections 158 in total, and it is divided into 12 parts. And the other part is the schedule, okay, and it contains 51 orders and rules. What is the difference between the body of code and schedule? It means what is the difference between sections and orders. Sections की हम बात करते हैं तो it is in the nature of substantive law, जहाँ पे rights और liabilities provided है sections वाले part में, and it can be amended only by legislation. ठीक है, like substantive law हम जानते हैं कि अगर हम देखें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, आईपीसी हुआ, इन सब को अमेंड कौन कर सकता है? इन सब को अमेंड लेजिस्लेचर कर सकता है। तो सेम रूल अप्लाइज हियर। सेक्शंस वाला पार्ट जो है वो लेजिस्लेचर ही पास कर सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द शेड्यूल, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्डर्स एंड रूल्स, देन various high courts are empowered to alter or add any rules. Got it? Important point है क्या कि जो शेड्यूल वाला पार्ट है, इट मीन्स ऑर्डर्स, आदेश या नियम जो हैं उनमें ऑल्टरेशन किया जा सकता है, लेकिन कौन कर सकता है वो ऑल्टरेशन? वो हाई कोर्ट्स कर सकती हैं। कुछ नियम में परिवर्तन करना है तो फिर जो हाई कोर्ट्स हैं वो उन रूल्स में चेंजेस कर सकती हैं। गॉट इट? सो द बॉडी ऑफ कोड एंड द शेड्यूल, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। दिस कोड वेरीज फ्रॉम द अदर। कहाँ से डिफरेंस अराइज होता है? क्योंकि ये सिर्फ सेक्शंस नहीं हैं इस कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि द बॉडी ऑफ कोड एंड शेड्यूल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड। और कुछ प्रोविजंस आप पढ़ेंगे जो कि सिर्फ सेक्शंस ही पढ़ने हैं, कुछ प्रोविजंस आप देखेंगे जहाँ सिर्फ ऑर्डर्स ही पढ़ने हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर सेक्शन के साथ साथ आपको ऑर्डर्स भी पढ़ने पड़ेंगे अटैच करके। आप सिर्फ सेक्शन को छोड़कर नहीं रख सकते या सिर्फ ऑर्डर्स को पढ़कर नहीं रख सकते हैं, आपको दोनों को साथ में कंबाइंडली स्टडी करना पड़ेगा। लेटर ऑन जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि दिस प्रोविजन, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू विच सेक्शन, विच ऑर्डर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस लेटर ऑन द अदर पार्ट। थैंक यू।